प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो खबरों का रुख करते हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस में समीक्षा बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं समीक्षा बैठक। विभागों के कामकाजों की हो रही है समीक्षा। आज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अबूझमाड़ में दिए जा रहे पट्टों की प्रगति की हो रही है समीक्षा। 15 दिनों तक होगी कामकाज की समीक्षा। सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। तो लगातार भूपेश बघेल की तरफ से विकास कार्यों को गति देने के लिए कई जिलों को सौगात दी गई थी और अब 15 दिनों तक समीक्षा बैठक की जा रही है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। समीक्षा बैठक में विभागों के कामकाजों की समीक्षा की जाएगी। लगातार ये दौर जारी है। आज नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन पर चर्चा होगी। अबूझमाड़ में पट्टों के वितरण की समीक्षा की जाएगी। देवव्रत भगत सीधा रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे, अब 15 दिनों तक कामकाज की समीक्षा भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। सीएम की तरफ से लगातार विकास कार्यों की सौगात भी दी गई थी कई जिलों की, और अब सभी विभागों की कामकाज की समीक्षा होनी है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और क्योंकि 15 दिनों तक के विभागों के कामकाज की समीक्षा की जानी है, योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जानी है, लिहाजा जो विभागीय मंत्री हैं और इसके अलावा अधिकारी हैं सीएम हाउस में मौजूद हैं और सभी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है। और जो मंत्री आज जो चर्चा चल रही है वो राजस्व विभाग को लेकर चल रही है, जिसमें नामांतरण, बटांकन और अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, अन्य जो विषय हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ जो अबूझमाड़ का इलाका है वहां पर पट्टा वितरण की स्थिति फिलहाल किस तरह से है, क्योंकि जब सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वायदा किया था कि भाई हम जब सरकार में आएंगे तो वनाधिकार पट्टे वहां पर आदिवासियों को, ग्रामीणों को देंगे। तो फिलहाल क्या स्थिति है, इसकी पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। विभागीय मंत्री भी यहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी भी मौजूद है और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 2.5 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल को 2.5 साल हो गए हैं और इस 2.5 सालों के दौरान क्या जो वादे किए गए थे, जो शुरुआत में योजनाएं लागू की गई थी, उन योजनाओं का क्या हाल है, इनकी सिलसिलेवार समीक्षा होनी है। 15 दिन अलग अलग विभागों के लिए तय किए गए हैं और आज जिस तरह से पता चल रहा है कि राजस्व विभाग का मसला है, इसके अलावा वनाधिकार पट्टों की बातचीत यहां पर चल रही है और एक एक जो विभाग हैं उनकी योजनाएं हैं और खासतौर पे मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिन पर सीधे उनकी नजर है, या ये कहा जाए कि सीधा वो मॉनिटर कर रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर के इस पूरे समीक्षा बैठक के दौरान चर्चाएं होनी है। 15 दिनों तक के लगातार ये चलेगी और इससे पहले जो है जितने भी जिले हैं उनमें विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। तो एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि जो पिछले 2.5 साल रहे हैं उस दौरान का अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरह से सरकार ये तैयार करिए कि आखिर जो हमने लक्ष्य तय किया था क्या वो 2.5 साल में पूरे हो पाए, और अगर नहीं हो पाया तो उस पर किस तरह की प्रगति की जानी चाहिए और आने वाली योजनाएं भी इन तमाम समीक्षाओं के बाद तैयार होगी। आने वाली रणनीति भी इसी के आधार पर तय की जाएगी। तो फिलहाल आज जो है वो राजस्व विभाग की बैठक चल रही है, राजस्व मंत्री भी सीएम हाउस में मौजूद है और सिलसिलेवार पूरी जानकारी जो है वो विभागीय मंत्री। जी देवव्रत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में पौधा तुम्हार द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। वन विभाग ने पौधों का वितरण शुरू कर दिया है। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने निःशुल्क पौधा वितरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लोगों को औषधि, फलदार और छायादार पौधा वितरण किया जा रहा है। गैर वन क्षेत्रों में हरियाली लाने के लिए वन विभाग ने प्रदेश भर में कवायद की है। राजधानी रायपुर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के कोरोना अस्पतालों में बच्चों के लिए 5% बेड आरक्षित करने का फैसला किया है। आइसोलेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट, आईसीयू, एचडीयू बेड बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को होने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से ही इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया है।
तो कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश में भीगा लाखों क्विंटल धान। लापरवाही से भीगा है ये धान। पंडरिया के खरीदी का बुरा हाल है। खरीदी केंद्रों में अंकुरित हुआ है धान। वनांचल क्षेत्र के कई केंद्रों का बुरा हाल है। तो कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लाखों क्विंटल धान बारिश के चलते भीग गया। लापरवाही से ये धान भीगा है। धान का उठाव नहीं किया गया, जिसके कारण केंद्रों पर रखा हुआ, संग्रहण केंद्रों पर रखा हुआ ये धान। तो ज्यादा जानकारी के साथ कवर्धा से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि लाखों क्विंटल धान बारिश से भीग गया, उसका उठाव नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे जिस तरह से ये नज़ारा दिख रहा है धान खरीदी केंद्रों में, उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस जोर शोर के साथ सरकार ने उत्साह के साथ धान की खरीदी की थी, किंतु उसको सहेजने का प्रयास उतनी ही स्फूर्ति के साथ नहीं किया गया, उतना उत्साह नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह जो है साफ तौर पर दिख रही है कि आज भी जो खरीदी केंद्र है वहाँ पे धान जो है खुले में रखे हुए हैं। लाख जतन के बाद भी उस जो खरीदी केंद्र है और जो प्रभारी है वो उसे संभाल कर नहीं रख पाए, क्योंकि बारिश ही इतनी अधिक है। क्योंकि इस समय पे जो है उसका उठाव हो जाना था, किंतु अभी तक खरीदी को बंद हुए 5 माह हो चुका है। बावजूद इसके जो है खरीदी केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम है, जिसका उचित रखरखाव ना होने की वजह से और बारिश अधिक होने के चलते जो है अंकुरित होने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने इसमें पूरी तरह से लापरवाही बरती है। समय पर जो है धान का उठाव नहीं हुआ है और इसके लिए जो है मिलिंग में दोषी ठहराया जा रहा है कि जो राइस मिलर है उनके द्वारा धान का उठाव नहीं किया गया। अगर राइस मिलर के द्वारा इस पर उठाव नहीं किया गया तो भी जो है धान संग्रहण केंद्र में जो अगर चाहते तो जिला प्रशासन और शासन इसको रखवा सकती थी, जिससे इस तरह का जो नुकसान जो है वो नहीं हो पाता। और आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि खरीदी केंद्रों में, अधिकांश खरीदी केंद्रों का ये हाल है, कहीं पानी भरा हुआ है तो कहीं धान जो है पूरी तरह से अंकुरित है। एक तरह से कहें तो किसी गार्डन से कम जो है खरीदी केंद्र नजर नहीं आ रहा है इसे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुर्ग जिले में फर्जी राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने फूड इंस्पेक्टर की आईडी को हैक कर विभागीय मॉड्यूल के कुल 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए। फर्जी राशन कार्ड से प्रतिमाह सरकार को 2,30,000 का नुकसान हो रहा है। इसके बारे में विभाग के किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर के कंप्यूटर की जांच हुई तो पाया गया कि इसका खुलासा हुआ। फिलहाल इस फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर दुर्ग कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दुर्ग जिले की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने फूड इंस्पेक्टर की आईडी को हैक करके विभागीय मॉड्यूल से कुल 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए थे। तो हालांकि जिससे प्रतिमाह सरकार को 2,30,000 का नुकसान हो रहा था। इसके बारे में विभाग के किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर के कंप्यूटर की जांच की गई तब इसका जाकर खुलासा हुआ। फिलहाल फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर दुर्ग कोतवाली में मामला दर्ज करा लिया गया है और पुलिस मामले में जांच में कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश दुर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? फर्जी राशन कार्ड 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, जिससे सरकार को 2,30,000 का लगातार हर माह नुकसान हो रहा था। जी बिल्कुल आयुषी, निश्चित तौर पर ये बड़े खुलासा है और बड़ी लापरवाही है कि किस तरह से ये फर्जी आईपी एड्रेस निकालकर उसमें फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। किस तरह से हुआ, क्या हुआ है, ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। वर्तमान की बात किया जाए तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी अपराध दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। वर्तमान यदि परिस्थितियों की बात किया जाए तो 185 कार्ड इसके माध्यम से बने हैं, जिसका खुलासा हुआ है। खाद्य निरीक्षक जो है इस पूरे काम को देखती है। जब उन्होंने अपने कंप्यूटर को चेक किया, हर माह जो चेकिंग होती है उसमें ये 185 कार्ड जो है वो फर्जी पाए गए थे। तो उसकी इन्होंने जांच की, लेकिन कोई पता नहीं चला। लेकिन ये जरूर पता चला कि एक अन्य कंप्यूटर के माध्यम से आईपी एड्रेस जिसका दूसरा है उसके माध्यम से ये कार्ड बनाए गए थे। तो इस मामले का खुलासा होने के बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा ये जांच की जा रही है कि क्या ऐसे इस तरह के और फर्जी राशन कार्ड तो नहीं बनाए गए हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस जांच जारी है और जांच के बाद में पूरी मामले का खुलासा होगा। जी
धन्यवाद मिथिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दुर्ग से ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे। हालांकि इसका खुलासा फूड इंस्पेक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इसका खुलासा हो गया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर विकासखंड में पैरी दाई मुख्य नहर लाइनिंग का निर्माण कार्य 10 साल बाद पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर एक ईई, 2 एसडीओ और 2 सब इंजीनियर पहले से ही सस्पेंड हो चुके हैं। भाजपा ने अब एक बार फिर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक अधिकारी ठेकेदार के साथ मिलकर निर्माण कार्य में पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। 80 किलोमीटर लंबी नहर लाइनिंग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से 70 गांव की 8000 हेक्टेयर फसल सिंचित होने से बाधित हो रही है। फील्ड में नहर में जितना भी अभी कंक्रीटकरण का जो काम मिला है ठेकेदार को, उसमें ना कम्पेक्शन हुआ है, ना उसमें वाटरिंग हुआ है, और सीमेंट गिट्टी की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत ही खराब है। इस सरकार का तो सबको पता चल गया होगा कि क्या इनकी गतिविधि है। इनको तो बस भैया कमाना खाना है, कमाने खाने के लिए आई है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोगों कार्रवाई हुई थी तो वहां तो जीरो टॉलरेंस था। लगभग सब मिलाकर 47 किलोमीटर के आसपास की नहरें का काम है शेष, वो करना है, वो काम है। और ये पुराने दर का काम है, पुराने स्पेसिफिकेशन पर ये काम, और ये कार्य चल रहा है। ये नहर प्रणाली लंबी है, चूंकि फिंगेश्वर डिस्ट्रीब्यूटी से लगभग 8000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, 60 किलोमीटर लंबी है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का ये लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। कोरोना के खिलाफ जंग में केरल और जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इसे देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को घर घर टीकाकरण अभियान चलाने पर गौर करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि जब केरल और जम्मू कश्मीर घर घर टीकाकरण अभियान चला सकते हैं, तो देश के बाकी राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते। पचहत्तर साल के कृष्णन कुट्टी को करीब 9 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें खाना भी ट्यूब के जरिए ही देना पड़ रहा था। उस पर कोरोना का मंडराता खतरा इनके लिए दोहरी परेशानी का सबब बना था, जिसका वैक्सीनेशन का विकल्प था। लेकिन इस हालात में इनकी बुजुर्ग पत्नी इन्हें टीकाकरण के लिए कैंप ले जाने में असमर्थ थीं। लेकिन जल्द ही इनकी परेशानी का हल निकल गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर आकर इन्हें टीका दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें घर आकर टीका लगाया। मैं इन्हें वैक्सीनेशन कैंप तक नहीं ले जा सकती थी। केरल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,25,000 ऐसे रोगी हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इनमें से लगभग 32,500 का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे रोगियों का टीकाकरण आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। 95 साल के बुजुर्ग कृष्णा पिल्लई को ही लीजिए। इस उम्र में टीकाकरण के लिए कतार में खड़ा होना इनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन जब स्वास्थ्य टीम ने इन्हें घर आकर टीका दिया तो ये खुश हो गए। वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़ा होना मुश्किल था। ये वास्तव में काबिले तारीफ है कि वे मुझे टीका लगाने के लिए घर आए। हालांकि बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये एक बड़ी सहूलियत है, लेकिन स्वास्थ्य टीम के लिए ये कई बार मुश्किल भरा सबक बन जाता है, क्योंकि कई लोग पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, जहां संकरे रास्तों के जरिए स्वास्थ्य टीम को पहुंचने में
काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर मानसून के मौसम में तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। हमें बीपी, एलर्जी की जांच करनी होती है। टीकाकरण के बाद हमें 15 मिनट तक इंतजार करना होता है। हाँ, दिक्कतें आती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें अपने पेशेंट के लिए ये करना ही है। बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए केरल सरकार का ये फैसला वाकई एक बड़ी राहत है। यकीन मानिए, टीकाकरण के लिए बाकी राज्य भी अगर ये मॉडल अपनाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिले की जहां चंदा हाथियों के कारण लोगों की जान आफत में है। आलम यह है कि लोग हाथियों से जान बचाने के लिए 50 फीट ऊंचे पेड़ पर मचान बना रात गुजारने को मजबूर हैं। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। का उत्पात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो हर रात को किसी न किसी घर को निशाना बनाकर उससे तोड़ फोड़ दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मकान है, ये बीती रात ही जो हाथियों का दल है वो यहाँ पर पहुंचा है और पूरा कच्ची मकान को इस प्रकार तोड़ फोड़ कर दिए है। यहाँ पर रखा अनाज को भी खा दिया है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत के चलते इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ चला गया है। तो निश्चित रूप से अगर समय रहते हाथियों का दल को यहाँ से ना भगाया जाए तो लोगों का मुसीबत और भी बढ़ सकता है। कांकेर में 22 हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। भानु प्रतापपुर इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। कई गांव में हाथियों के दल ने 1 महीने से भारी उत्पात मचा रखा है, जिससे बारिश के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। इसके अलावा लोगों के घर में रखे धान और चावल को बर्बाद कर दिया है। फसल बुआई के लिए रखे धान के बीज को भी तहस नहस कर दिया है। रात में हाथी आई, पूरा बर्बाद कर दी। हमारे धान को तो घर द्वार पूरा खटिया पीढ़ा पूरा गंजी बर्तन तोड़ फोड़ दिए। हम भगा गए जंगल तरफ से। हम तो खाना वाना नहीं खाए, पानी वानी भरे रहे हैं घर में, खाना भी बना रहे हैं, खाना खा नहीं पाए। 7:30 बजे आ गए यहाँ घर में हाथी चलो चलो मतलब खाना वाना नहीं खाए, सब घर भगा गए। हाथी अब पालतू जानवरों और ग्रामीणों पर सीधा हमला करने लगे हैं। आलम यह है कि अब लोग अपनी जान बचाने के लिए 50 फीट ऊंचे पेड़ों पर मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। बहुत डर है, कहीं खाने पर देखते हैं तो डर के मारे या खाना खा के आधा रात के बीच सकता है, डर के मारे देखते हैं। बहुत पोची से घर द्वार को फोड़ दिया है, धान पान को नुकसान कर दिया है, तो दाल साग सब्जी सबको नुकसान कर दिया है। वन कर्मी का भी कहना है कि हाथियों ने ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो अभी तक 150 केसेस हो चुके हैं लगभग। मतलब इतना नुकसान पहुंचाया है कि कहीं कहीं तो एकदम पूर्ण क्षति हो गई है। ये कोई बैल को भी मार दिया। हाँ, बैल को भी एक तो मार दिया। घर चावल अनाज दाल ये सब चीज खा दे रहा है, कुछ नहीं बचा रहा है, तोड़ तोड़ के घुस के। इससे क्या है, किसान बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। उसको मुआवजा के लिए हम लोगों को सर्वे टीम है, ये है ना, गठित किए हैं, साहब भेजे हैं वहाँ से। हाथी एक्सपर्ट टीम राजधानी रायपुर से कांकेर तो पहुंची है, लेकिन अब तक हाथियों को नियंत्रित करने में टीम नाकाम साबित हुई है। हाथियों की निगरानी के लिए वन अमला तैनात जरूर है, लेकिन हाथियों को सही ढंग से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वक्त में भानु प्रतापपुर और कोरार और दबकट्टा के बीच जंगल में मौजूद हुआ और यहाँ पर इसी मेरे पीछे जो जंगल दिख रहा है, इसी जंगल में चंदा हाथियों के 22 सदस्यों दल विचरण कर रहा है, जो शाम ढलते ही किसी गांव में आ जाता है और गांव के तमाम जो मकान घर है उसे तोड़ फोड़ कर देते हैं, जिसके चलते लोग काफी दहशत में हैं। हालांकि हाथी एक्सपर्ट यहाँ कांकेर पहुंच गया है, उनके द्वारा बार बार हाथियों का निगरानी किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल यहाँ नहीं किया गया है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी दहशत में हैं। जीवनानंद हलदार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, दबकट्टा। देश में आपातकाल लगाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय था। इमरजेंसी के दौरान हमारे नेताओं को कई यातनाएं दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। 21 मार्च को समाप्त करना पड़ा। बंधुओं, ये एक ऐसा दौर था
जो कि इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इंदिरा गांधी जी के इस कार्यकाल को, कांग्रेस पार्टी के इस कार्यकाल को, और मुझे लगता है कि एक ऐसा समय जबकि लोकतंत्र की हत्या हुई और विश्व का सबसे बड़ा देश जो लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई।